अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ लाइट का छठा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और बेटा एंड में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को भी देखेंगे और इन टॉपिक्स के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको भी देखेंगे और इन पर एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं इसका भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ अ स्लाइड विथ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स, जिसको हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिस बोलते हैं, वो इसके ऊपर ड्रा की गई होती हैं। यानी कि ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें लार्ज नंबर में पैरेलल और क्लोज स्पेस जो हैं, जिसको हम स्लिट या ट्रांसपेरेंट स्पेसिस बोलते हैं, वो इसके ऊपर ड्रा की गई होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक स्लाइड की तरह थी जिसके ऊपर हमने बहुत क्लोज लाइनें ड्रा कर ली। बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन तो आपेक है, इसमें से रोशनी नहीं गुज़रती, पर दो लाइनों के दरमियान वाली ये जो वाइट स्पेस है इसको हम स्लिट या अपर्चर बोलते हैं, या इसको हम ट्रांसपेरेंट स्पेस बोलते हैं, और इस स्पेस में से रोशनी गुज़र जाती है। तो इस तरीके से जब हम क्लोज लाइंस ड्रा करते हैं किसी स्लाइड पर तो वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाती है। आ रही बात समझ में? ये लाइनें इतनी क्लोज ड्रा की गई होती हैं कि ऑन एवरेज देयर आर 4000 to 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। अंदाज़ा लगाओ कि 1 सेंटीमीटर में 4 से 6000 लाइनें निकालना कितना बेटा, ये हाथ से निकालना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जब ऐसे ड्रा करते हैं तो फिर वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इट इज़ एक्सीलेंट एट सेपरेटिंग द कलर्स इन द इंसिडेंट लाइट। लाइट के अंदर जो कलर्स होते हैं या जो वेवलेंथ होती हैं उनको सेपरेट करने में ये बहुत एक्सीलेंट होती है। जब लाइट को हम इसमें से गुजारते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स में प्रिज्म की तरह सेपरेट हो जाती है, बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ आर डिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि हर वेवलेंथ या जो कलर है वो अलग एंगल पर डिफ्रैक्ट होता है। रेड जो है, ब्लू जो है, जो वायलेट है, ये एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर डिफ्रैक्ट होगा और सेपरेट हो जाएगा। सही हुआ। इसको आगे जाकर हम डिटेल में समझेंगे भी, मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, तो आप इसको देखते रहिए। अच्छा, दे फॉर्म अ शार्पर पैटर्न देन डबल स्लिट डू। बेटा डबल स्लिट के अंदर जो ब्राइट और डार्क का स्क्रीन पर पैटर्न बनता था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न उससे ज़्यादा शार्पर होता है। अब शार्पर पैटर्न का मतलब है कि इसका जो पैटर्न है उसके अंदर ब्राइट और डार्क एक तो नेरोअर होती हैं, वो ज़्यादा फैली हुई नहीं होती, और इसके अलावा इसकी जो ब्राइट्स होती हैं वो ज़्यादा ब्राइटर होती हैं और डार्क जो है वो ज़्यादा डार्कर होती हैं। यानी ब्राइट अगर बिल्कुल ब्राइट होगी और डार्क बिल्कुल डार्क होगी तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा होगा और हमें स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न है वो बहुत शार्प मिलेगा, यानी नेरो की वजह से बाउंड्रीज़ भी वेल डिफाइंड होंगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और अब हम डिफ्रैक्शन एलिमेंट या इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ये क्या है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट को समझने के लिए आपने जो पहले फिगर देखी थी जिसके ऊपर स्लाइड के ऊपर लाइनें ड्रा थीं, बेटा वो बहुत क्लोज थीं और हमें क्लियरली स्पेस और लाइनें नज़र नहीं आ रही थीं। अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो फिर ये जो है ये लाइन की तरह है, और बेटा ये जो दरमियान में स्पेस है दो लाइनों के दरमियान में, अगर हम इसको स्पेस मान लें और इसको लाइन मान लें। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन की ये जो विड्थ है इसको अगर हम ए बोलें
ठीक है, यानी लाइन कितनी जगह लेती है, इसको हम बोल दिया ए। और ये जो दरमियान में स्पेस है इसकी जगह को हमने बोल दिया बी। समझ में आया ना? ये जो स्पेस है ये कितनी जगह लेती है, इसकी विड्थ कितनी है बी और लाइन की विड्थ कितनी है ए। तो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है ये इन दोनों की विड्थ का सम होता है, यानी D इज इक्वल टू ए प्लस बी। डी का मतलब है ग्रेटिंग एलिमेंट और ये एक लाइन प्लस एक स्पेस की विड्थ के बराबर होता है। और बेटा क्योंकि ये डिस्टेंस है, दो विड्थ का सम है, तो इसका यूनिट जो है वो मीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर यानी लेंथ की तरह होगा। समझ में आया कि ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो a प्लस बी के सम के बराबर होता है। अब d जो है ये a प्लस बी के बराबर तो है, लेकिन इसके अलावा हम इसको दूसरे फार्मूलाज में भी लिखते हैं, जैसे कि ग्रेटिंग एलिमेंट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। अब ये जो छोटी n है इसको हम नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, यानी आपके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर में कितनी लाइंस निकली हुई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। इस नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रेटिंग के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लाइंस को टोटल लेंथ के साथ डिवाइड कर देते हैं। यानी जब आप टोटल लाइंस को टोटल लेंथ के साथ डिवाइड करोगे तो फिर आपको यूनिट लेंथ के अंदर लाइनें मिलेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। ये छोटी n और बड़ी n में फ़र्क है। छोटी n का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और बड़ी n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है बेटा, तो अगर हम ये जो d है इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर दें तो d इज़ इक्वल टू ऊपर तो पहले ही 1 था और छोटी n के बदले नंबर पर यूनिट लेंथ। ये जो l है तीसरे नंबर पर ये ऊपर चला जाएगा और d का फार्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, l अपान n। ठीक है, तो d को आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बेटा d या ग्रेटिंग एलिमेंट के आपके पास डिफरेंट फार्मूला हैं। लाइन और स्पेस की विड्थ का सम, इस तरीके से MCQs बहुत कम आता है। या फिर d इज़ इक्वल टू 1 अपान n, यानी नंबर ऑफ़ लाइंस का रेसिप्रोकल कर लो, नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ का। या फिर आप टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस के साथ डिवाइड कर लो। तो बेटा जिस किस्म का आपको डेटा मिला होगा उसी तरीके से आप इसको देखोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक हो गया? यहाँ पर एक और बात समझ लो कि ये जो d है ये लेंथ है, ठीक है, और इसका डायमेंशन l होगा, जबकि ये जो n है ये d का रेसिप्रोकल है। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये जो छोटी n है इसका डायमेंशन l इन्वर्स होगा। ये नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ हैं, जबकि ये जो कैपिटल N है ये एक प्योर नंबर है और इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो छोटी n और बड़ी n इसमें आपको फ़र्क समझना आना चाहिए। छोटी n का मतलब है नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन l इन्वर्स, और ये जो बड़ी n है ये प्योर नंबर है, इट इज़ डायमेंशन लेस। ठीक है, आगे चलें और अब हम देखते हैं कि हमने इन पर प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, यानी d पर, नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ पर, टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस पर, इनको एक दूसरे में हमने कैसे कन्वर्ट करना है ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। अच्छा बेटा, सपोज़ करो आपको कोई बोलता है कि मैंने एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर ड्रा की हैं, तो फिर बताओ इसका ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, यानी d की वैल्यू बताओ। अब d की वैल्यू या तो हम टोटल लेंथ अपान टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस को डिवाइड करके मालूम करते हैं, ठीक है, या तो फिर हम छोटी n का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना था, हमने छोटी n के बदले क्या पुट किया था, टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस अपान टोटल लेंथ, और लेंथ जो है वो बेटा ऊपर चली गई थी।
अब आपकी मर्ज़ी है, या तो छोटी n का रेसिप्रोकल कर लो या तो टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स के साथ डिवाइड कर लो। सपोज़ करो अगर हम सबसे पहले इस फार्मूले को यूज़ करें तो डेटा को अच्छे तरीके से देखना है कि 4000 लाइन्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं वो 4000 हैं और लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो फिर आप d जो है उसको इस फार्मूले के ज़रिए, ऊपर लेंथ है और लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी हैं 4000। ठीक है, लिखा आपने बेटा, ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ है और नीचे 4000 लाइन्स हैं। अब 1/4 जो है वो 0.25 के बराबर होता है और नीचे है 1000 जिसको हम 10⁻³ बोलते हैं। बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। जब हम इसका डेसिमल पॉइंट सेट करेंगे तो एक प्लेस ये जब राइट की तरफ आएगा तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। 3 है और एक डेसिमल प्लेस की वजह से -4 हो जाएगा। सेंटीमीटर तो ऑलरेडी ऊपर था। तो बेटा क्योंकि आपने लेंथ सेंटीमीटर में ली थी तो डी भी अब आपको सेंटीमीटर में मिलेगा और इसके बाद आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 2.5 सेम और सेंटी जो होता है वो 10⁻² होता है। -4 ये ऑलरेडी है तो -2 के ऐड होने की वजह से ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टोटल लाइनें और टोटल लेंथ को सोचकर आपने ये जो d है इसको निकाला। बेटा अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आपने डायरेक्ट छोटी n की वैल्यू लेनी है। जैसे कि d जो है वो 1/n और n क्या है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर लाइन्स पर लेंथ जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो छोटी n क्या है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। वंस अगेन ये जो सेंटीमीटर है ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये फिर एक मर्तबा ऐसा ही बन जाएगा, यानी ऊपर होगा सेंटीमीटर और नीचे होगा 4000 और फिर बेटा आगे तो ऐसे ही साल होगा और सेम ही आंसर निकलेगा। तो भली आप ऐसे सोच लिया करो कि टोटल लेंथ में कितनी टोटल लाइनें हैं या नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ कितनी है, तो फिर भले आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे यूज़ करो, ऐसे समझ में आता है तो ऐसे यूज़ करो। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें d मिला हो तो नंबर ऑफ़ लाइंस कैसे निकालनी है। पहले क्या था, नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ मिली थी और हमने d निकाला। तो अगर हमें बोलता है कि d की वैल्यू ये है जो अभी अभी हमने निकाली 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में या -6 मीटर में, तो अब बता दो कि नंबर ऑफ़ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी होंगी। तो बेटा नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी होनी चाहिए 4000 होनी चाहिए ना, क्योंकि सेम डेटा को हम रिवर्स करेंगे। तो अब हमने नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ यानी छोटी n की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसको निकालने के लिए या तो हम क्या करेंगे d को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि d जो है n को रेसिप्रोकल करने से मिलता है, तो n जो है वो d को रेसिप्रोकल करने से मिलेगा। या फिर ये वाला फार्मूला भी है कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो कभी कभी हमें बोलता है कि ग्रेटिंग पर इतनी लाइनें हैं और उसकी इतनी लेंथ है, और कभी कभी हमें d दे देता है तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर लेना है। तो यहाँ पर हमें d मिला है तो इसको बेटा हम रेसिप्रोकल करते हैं और रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 2.5 है इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसकी डेसिमल ख़त्म करके नीचे क्या लगाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 25/10 डिनोमिनेटर में, पर यहाँ से ये जो 10 होगा वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10/25। -4 जो है ये ऊपर जाकर हो जाएगा +4 और सेंटीमीटर ऊपर जाकर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। 10 को 25 से डिवाइड करोगे निकलेगा 0.4 और ये इंटू 10⁻⁴ सेम। ठीक है, तो n का जो यूनिट होगा वो लेंथ का इन्वर्स होगा।
क्योंकि बेटा याद कर लो डी लेंथ होती है और एन डी का रेसिप्रोकल है, तो छोटी एन जो है ना वो सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर इन्वर्स यूनिट भी ऐसा होना चाहिए। अब जब बेटा हम इसको सेट करेंगे तो 0.4 का जो डेसिमल पॉइंट है ये 4 प्लेसेस इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 10⁻⁴ है, तो ये निकलेगा बेटा 4000 लाइंस। सेंटीमीटर इन्वर्स लिखो या पर सेंटीमीटर नीचे ले आओ। अगर हमें मीटर में आंसर चाहिए तो सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² -2 ऊपर जाएगा +2, तो 2 सिफर और लग जाएंगे, यानी ये इतने सिफर के साथ ये हो जाएगा 40 लाख, एका ढाका 100,000 10,000 लाख नहीं सॉरी 4 लाख लाइंस पर मीटर। समझ में आ रहा है? तो 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर या 4 लाख लाइंस पर मीटर। तो इसकी 1 सेंटीमीटर में 4000 लाइंस हैं और 1 मीटर में 4 लाख लाइंस हैं। कॉमन सेंस जिस बच्चे का है ना वो खुद ब खुद इसको समझ जाएगा कि सेंटीमीटर में अगर 4000 लाइन हैं तो मीटर में तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, मीटर बड़ा होता है तो मीटर में लाइनें भी ज़्यादा निकलेंगी। आ रही है बस समझ में? तो अगर आपको डी देता है तो आप एन निकाल लोगे, एन देता है तो आपको डी निकाल लोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले जिस यूनिट में डी होगा आप यूज़ करोगे, एन भी उसी यूनिट में निकलेगा, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर में कन्वर्ट कर लो, जैसे आप कन्वर्जन करते थे। एन का इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसमें वो क्या बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस और टोटल लेंथ इतनी है, तो फिर आप उनको डिवाइड करके छोटी एन निकाल सकते हो। समझ में आया? आगे चलें। अच्छा बेटा, अब हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। बेटा डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो है ना वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह होती है, क्योंकि उसमें 2 स्लिट्स होती हैं और इसमें ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, पर बाकी पैटर्न सब कुछ सेम होता है। इसी वजह से इसका जो पाथ डिफरेंस है वो बिल्कुल किसके बराबर होगा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही होगा, यानी इसके अंदर भी d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा होगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स है ना इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है। मैं आगे जाकर समझाऊंगा कि किस एंगल पर लाइट के जो रेज हैं वो डिफ्रेक्ट होते हैं। n जो है ये आर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है, और ये जो लेमडा है ये लाइट की वेवलेंथ है जिसको आपने यूज़ किया। समझ में आया? अब यहाँ पर m की जो वैल्यू है n की या m की वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो d sin थीटा 0 हो जाएगा और हमें जो सेंट्रल फ्रिंज है वो आएगी नज़र, और उसके बाद 1 2 3 ऐसे हम पुट करके हम ब्राइट फ्रिंज की जो वैल्यू है वो मालूम करते जाएंगे। तो ये ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? n लेमडा। ये देखो n लेमडा, साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स n लेमडा अपान d जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने ज़्यादा यूज़ करना है। क्वेश्चन आएगा कि ग्रेटिंग में से लाइट गुजरने के बाद, ठीक है, किस एंगल पर डिफ्रेक्ट होती है, तो हम उनसे पूछेंगे कि बता आर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, लाइट की वेवलेंथ कौन सी है और ग्रेटिंग एलिमेंट कितना है। तो फिर हम बोलेंगे कि ये वेवलेंथ इस आर्डर में इतने ग्रेटिंग एलिमेंट वाली ग्रेटिंग में से 30 डिग्री पर 40 डिग्री पर इतनी एंगल पर डिफ्रेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम जो डिफ्रेक्शन एंगल है वो निकाल लिया करेंगे। यहाँ से आप देखो कि अगर हम देखें कि सबसे पहले ये जो लाइट है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पर जब आकर लगती है तो बेटा सेंटर में ये वाइट बनती है, यानी अगर वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो सेंटर वाली जो फ्रिंज है ये वाइट होगी। ठीक है, क्योंकि इसका आर्डर जो है ये 0 है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल फ्रिंज। क्योंकि यहाँ पर बेटा जब आप 0 पुट करोगे, सोचो यहाँ पर आपने पुट किया आर्डर 0, तो ये पूरी ब्रैकेट हो गई 0, तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ना ये डिफ्रेक्ट नहीं होगी,
ये सीधी ही स्क्रीन पर जाकर एग्जैक्ट सेंटर पर लगेगी, इसका डिफ्रैक्शन एंगल 0 होता है। उसके बाद ये जो है ये फर्स्ट आर्डर है, ये जो बेंड है ये सेकंड आर्डर है। ये फर्स्ट और सेकंड आर्डर दोनों तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ भी फर्स्ट आर्डर और ये नीचे भी फर्स्ट आर्डर, फिर सेकंड और सेकंड आर्डर। अब देखो कि सेकंड हमने फर्स्ट आर्डर कैसे निकालना है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर वेवलेंथ पुट करेंगे और यहाँ पर डी पुट करेंगे। सही हो गया। अब ये देखो कि ये वाइट लाइट है और इसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, तो फर्स्ट आर्डर जो है उसके अंदर जो वायोलेट है उसकी एंगल थोड़ी कम है और वो थोड़ा नज़दीक है, क्योंकि बेटा ये देखो वेवलेंथ ऊपर है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी डिफ्रैक्शन एंगल भी छोटी होगी। तो वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, रेड की ज़्यादा होती है। तो हर आर्डर में, फर्स्ट आर्डर में या सेकंड आर्डर में या थर्ड आर्डर में सारे कलर्स डिफ्रेक्ट तो होंगे, पर जो छोटी वेवलेंथ वाला होगा वो अंदर की तरफ होगा, बड़ी वेवलेंथ का वाला जो है वो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ माना ज़्यादा डिफ्रैक्शन उसको मिलेगी। तो रेड जो है वो ज़्यादा डिफ्रेक्ट होता है और वायोलेट जो है वो सबसे कम डिफ्रेक्ट होता है। और इसी तरीके से दूसरे कलर भी डिफ्रेक्ट होते हैं और इस बैंड के अंदर जो कलर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर दिखाई देते हैं। आपने यहाँ पर 1 पुट किया तो ये फर्स्ट आर्डर हो गया। इसी तरीके से जब 2 पुट करोगे तो सेकंड आर्डर वाला यानी ये बैंड मिलेगा। पर हर बैंड में छोटी वेवलेंथ वाला अंदर और बड़ी वेवलेंथ वाला बाहर। ठीक है, जो बाहर उसकी डिफ्रैक्शन एंगल भी ज़्यादा। समझ में आया? अच्छा, अब ये एंगल जो हमने देखी अभी, इसका फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स एन लेमडा अपान डी। अब यहाँ पर नोट करो, फ्रॉम द इक्वेशन यू कैन सी दैट द बिगर द वेवलेंथ द मोर इज़ द डिफ्रैक्शन। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा डिफ्रैक्शन मिलेगी, यानी रेड को ज़्यादा डिफ्रैक्शन मिलेगी। वो ज़्यादा मतलब बाहर को जाएगा, उसकी एंगल भी बड़ी होगी। और इसी तरीके से जो वायोलेट है उसकी वेवलेंथ छोटी है तो वो डिफ्रैक्ट भी कम होगा। दिस मीन्स दैट द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज़ डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। रेड जो है वो अपने स्पेक्ट्रम में या एक आर्डर में ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा। इन द प्रिज्म द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ रिफ्लेक्टेड द लीस्ट। और ये बिल्कुल अपोजिट है। प्रिज्म में से रेड जो था वो अपने स्पेक्ट्रम में कम से कम रिफ्रैक्ट होता था। तो रिफ्रैक्शन में तो प्रिज्म में से लाइट जो है वो रेड कलर वाली कम से कम रिफ्रैक्ट होती थी, वायलेट वाली ज़्यादा से ज़्यादा बेंट होती थी। याद है ना आपको? और यहाँ पर उल्ट है कि रेड वाला ज़्यादा डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट को भी समझो। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफ्रैक्ट करती है, प्रिज्म रिफ्रैक्शन करता था। ठीक है, तो इस तरीके से भी बेटा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपका दिमाग जो है वो उस तरीके से बना होता है कि हमने बस वो रेड वाले को देखना है, ठीक है, प्रिज्म वाले को। पर रिफ्रैक्शन में बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है, आपने फार्मूले के हिसाब से सोचना है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक मरतबा फिर देखा तो ये जो सेंटर वाली है ये वाइट है, ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये तो डिफ्रैक्ट हुई नहीं। पर उसके बाद ये जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट आर्डर ऊपर या फर्स्ट आर्डर नीचे, इसमें रेड वाला जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो रहा है और वायलेट वाला कम से कम डिफ्रैक्ट हो रहा है। समझ गए? इसी तरीके से अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, बेटा ये तो वाइट लाइट है, सारे कलर्स हैं, और जो ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ वाला है वो बाहर चला जाता है, कम वेवलेंथ वाला अंदर होता है। पर अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करो, बस एक ही लाइट यूज़ करो, रेड वाली या वायलेट वाली, ब्लू वाली, तो फिर उसके भी आर्डर बनेंगे। तो दरमियान वाला जो सेंट्रल आर्डर है वो तो मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन पर ही रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोथ आर्डर। और ये कब मिलेगा? जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे। और उसके बाद ये जो फर्स्ट आर्डर होगा ये यहाँ पर हमने 1 पुट करना है, तब मिलेगा। अच्छा, अब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है इसके फर्स्ट आर्डर में बैंड नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से सारे कलर नहीं मिलेंगे, बस एक ही कलर मिलेगा। अगर ये रेड कलर की लाइट होगी ना तो यहाँ पर आपको रेड कलर मिलेगा, और इस तरीके से फिर सेकंड आर्डर में भी रेड कलर मिलेगा। ठीक है, थर्ड आर्डर में भी यहाँ पर रेड कलर मिलेगा। तो रेड कलर का फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी।
तो हमसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की इतनी वेवलेंथ है तो उसका फर्स्ट आर्डर कितनी एंगल पर डिफ्रेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो सेंट्रल होता है ज़ीरो आर्डर वो तो ज़ीरो पर ही डिफ्रेक्ट होता है, और उसके बाद जो दूसरे आर्डर होते हैं वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पर, ग्रेटिंग एलिमेंट पर, कि उसने किस एंगल पर डिफ्रेक्ट होना है। तो बेटा वाइट लाइट की डिफ्रेक्शन में बैंड बनते हैं, ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट की डिफ्रेक्शन में एक ही कलर जो है उसके डिफरेंट आर्डर जो हैं वो डिफ्रेक्ट होते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर याद कर लो, क्योंकि वेवलेंथ वगैरह बहुत छोटी होती है तो लाइट को हम कभी कभी छोटे यूनिट में भी यूज़ करते हैं, और ये जो डिग्री का छोटा यूनिट होता है इसको हम मिनट बोलते हैं, जिसकी एब्रीवेशन जो है ये डैश की तरह है। ठीक है, और एक डिग्री जो होती है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। तो जब आपको डेटा मिलेगा ना तो इस तरीके से मिलेगा कि 13 डिग्री एंड 54 मिनट। तो ये जो 54 मिनट होंगे उसको फिर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे? जितने भी मिनट होंगे उसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपकी डिग्रियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होती है इसलिए मिनट्स में भी मिल जाती है, तो फिर उसको 60 में डिवाइड करके आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है बिफोर उसकी वैल्यू डेटा में पुट करने से। सही हो गया? अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, पाथ डिफरेंस तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रीअरेंज करें तो n की वैल्यू बन जाएगी d sin थीटा अपान लेमडा। अब ये जो n है इसका मतलब है आर्डर ऑफ डिफ्रेक्शंस, यानी जब हम किसी लाइट को ग्रेटिंग में से गुजारते हैं तो हमें उसके कितने आर्डर दिखाई देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पूछ ले आपसे कि पहला आर्डर कहाँ पर होगा, दूसरा आर्डर कहाँ पर होगा, तीसरा आर्डर कहाँ पर होगा। यहाँ पूछ ले कि अगर पहला आर्डर, यहाँ अगर लाइट इस एंगल पर डिफ्रेक्ट हो रही है और वेवलेंथ इतनी है तो आर्डर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। आर्डर होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा आर्डर है। यहाँ कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि मैक्सिमम आर्डर कितने बनेंगे। तो मैक्सिमम आर्डर बेटा तब बनेंगे जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, और ऐसा तब होता है जब एंगल कितनी हो, 90। तो जब एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 90 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्डर मिलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्डर जो है वो d अपान लेमडा के बराबर होंगे, क्योंकि साइन थीटा वहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो आप इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्डर निकाल सकते हो। और यहाँ से ही अगर हम रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करने से हमें वेवलेंथ भी मालूम हो जाएगी कि लेमडा जो है वो d साइन थीटा अपान n के बराबर होगा। तो अगर आपको d देता है, आर्डर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन और आर्डर बताता है, तो फिर आपसे बेटा ये भी पूछ सकता है कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ है जो हमने इसमें यूज़ की है। आ रही है बात समझ में? तो इस फार्मूले के अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं, d ग्रेटिंग एलिमेंट, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, आर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन एंड वेवलेंथ। बेटा कोई भी आपको 3 बताएगा और चौथी जो है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, d की वैल्यू कभी डायरेक्ट नहीं मिली हुई होती और इसको मालूम करने के काफ़ी सारे फार्मूले हैं। ठीक है, आप इसको a प्लस b के ज़रिए भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 1 अपान n यानी n को रेसिप्रोकल करके भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, लेंथ को टोटल नंबर से डिवाइड करके भी मालूम कर सकते हो। और यहाँ पर इस फार्मूले में आपने देखा कि d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, तो इसको अगर आप बेटा रीअरेंज करो तो d इज इक्वल टू n लेमडा अपान साइन थीटा। ठीक है, तो d के काफ़ी सारे फार्मूले थे इसलिए हमने इसको सेपरेटली करके देख लिया। ठीक है, अब आगे चलें और अब हम देखते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होती है। बेटा आपको पता है एक्सरे जो है इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नीचे की तरफ होता है, गामा रेज के बाद ये ऊपर होता है एक्सरे। ये फ्रीक्वेंसी में तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर वेवलेंथ में बहुत कम होते हैं। सिर्फ गामा रे जो है वो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है
और वेवलेंथ में इससे छोटा होता है। बाकी ये सबसे छोटे वेवलेंथ में होते हैं। भाई कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि इवन दो कि हमने 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर निकाली होती हैं किसके ऊपर? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होता है उसके ऊपर आपने इवन अगर 4000 लाइनें निकाली हों तो उसका जो डी बनेगा कैलकुलेशन के बाद जो हमने इसी लेक्चर में निकाला था वो कितना था बेटा? 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतने मीटर। पर ये जो एक्सरे होता है ये इसकी जो लेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्राम होती है। तो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, यानी ये जो स्पेस होती है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी होती है एज़ कंपेयर टू एक्सरे। एक्सरे बहुत छोटा है, ठीक है, और ये जो ग्रेटिंग के अंदर जो स्लिट है ये बहुत बड़ी है। तो जब एक्सरे को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजारते हैं तो वो तो आराम के साथ निकल जाता है, ठीक है। ये 10⁻⁴ का चक्कर है, यानी 10,000 मर्तबा छोटा है एक्सरे उस स्पेस में से। इस वजह से एक्सरे को डिफ्रैक्ट करना फ्रॉम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक्सरे की डिफ्रैक्शन कैसे करवाएं? तो उसके लिए बेटा एटॉमिक क्रिस्टल जो होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या ये जो दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं, इसके अंदर पैरेलल प्लेन्स होते हैं, और उन प्लेन्स की जो विड्थ होती है वो एक्सरे की वेवलेंथ के जैसी होती है, और उनमें से जब एक्सरेज गुजरते हैं तो वहाँ पर उनको डिफ्रैक्शन मिलती है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू एटॉमिक क्रिस्टल्स। मैंने इसको सीधा सीधा एक्सरे डिफ्रैक्शन लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू एटॉमिक क्रिस्टल्स कैसे होती है। तो बेटा इसके लिए आप ये समझो कि यहाँ पर हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल है जिसके ये दो प्लेन्स हैं। ये देखो ये दो प्लेन्स हैं, इसके अंदर ये एटम्स डॉट 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 ये दिखाई दिए हैं। तो जब लाइट या एक्सरेज आते हैं तो इसके प्लेन में से डिफ्रैक्ट होकर ऊपर जाते हैं। सपोज़ करो एक एक्सरे आया और इसके अपर प्लेन को लगकर वापस चला गया, ठीक है, और दूसरा आया और इसके जो लोअर लेयर है इसको लगकर फिर वापस गया। तो ये इंसिडेंट या इनकमिंग एक्सरेज हैं और ये डिफ्रैक्टेड एक्सरेज हैं। अब इन दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये यहाँ से ही लौट गया और ये जो दूसरे वाला था ये इतना अंदर भी गया और फिर वापस भी गया। तो ये जो नीचे वाला है बेटा इसने ज़्यादा पाथ कवर किया, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये देखो ये डी साइन थीटा एक्स्ट्रा अंदर आया और फिर वापसी में भी डी साइन थीटा एक्स्ट्रा गया। तो जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो 2d साइन थीटा होगा। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ का फ़र्क, इसको हम डी साइन थीटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये एंगल जो है थीटा, ये देखो यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सी एंगल है? जो ये इनकमिंग रे जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाता है। यहाँ पर ये जो एंगल है ना थीटा, यहाँ पर भी वही एंगल होगी, क्योंकि बेटा ये देखो ये टोटल 90 एंगल है। तो अगर यहाँ पर कितनी है 30, तो ये क्या होगी 60। यहाँ अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ये दो लाइनें हैं ना, तो दो एंगल्स के दरमियान में, दो लाइनों के दरमियान में जो एंगल होती है उनके नॉर्मल्स के दरमियान में भी वही एंगल होती है। तो देखो इस लाइन का नॉर्मल ये है और इस लाइन का नॉर्मल ये है, तो ये वाली एंगल आ जाएगी यहाँ पर। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल पर साइन थीटा लगाओगे ना, तो आपको ये सामने वाली परपेंडिकुलर साइड क्या मिलेगी? डी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ क्या लगता है? साइन थीटा। तो डी साइन थीटा ये और इसी तरीके से डी साइन थीटा ये, तो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया 2d साइन थीटा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हो गया 2d साइन थीटा। जब 2d साइन थीटा n लैम्डा के बराबर होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू एटॉमिक क्रिस्टल्स में पाथ डिफरेंस d साइन थीटा नहीं 2d साइन थीटा होता है, ठीक है।
और इस पर जो है वो ब्रेग्स ने काम किया था, इसलिए इस इक्वेशन को हम ब्रेग्स इक्वेशन बोलते हैं। इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगा कि यहाँ पर ये जो डी है ये ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल, यानी एटॉमिक क्रिस्टल के जो दो प्लेन्स हैं उनके दरमियान में कितना गैप है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये वो एंगल है जो रेडिएशंस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाकर आती हैं। एन क्या है, आर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो आमतौर पर 1 होता है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। तो यहाँ पर टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, 3 आपको मिली होंगी, चौथी आपने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन। इसी के साथ ये जो डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा अब नेक्स्ट जो है सिर्फ पोलराइजेशन बचता है, उस पर एक लेक्चर होगा और इंशाल्लाह उसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो आप टेस्ट की तैयारी करते आएँ, इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।